यूजीसी के कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए मैं अपने मित्र गौतम जी का मैं नमस्कार सर, आपका ज्ञान गुण सागर में फिर से स्वागत है सर। थैंक यू। सर आजकल हम देख रहे हैं यूजीसी के ऊपर बहुत बवाल चल रहा है। जी। यूजीसी के ऊपर बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं कि ये काला कानून है, काला कानून है, और बहुत से लोग इसके समर्थन में भी है। तो सर मैं पहले चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को पहले यूजीसी के बारे में बता दें कि यूजीसी क्या है, पहले उसका एसेंस जान लें, वरना फिर ये लोग कुछ समझेंगे नहीं। मैं चाहता हूँ पहले एसेंस जाने कि यूजीसी है क्या, गवर्नमेंट ने इसको क्यों लाया है और ये क्या बेनिफिट कर सकता है, और आजकल जो इसका प्रोटेक्शन है। लेकिन पहले आप इनको यूजीसी के बारे में बता दीजिए सर। यूजीसी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ये एक हमारे देश की एक वैधानिक संस्था है। ये संस्था जितने भी हमारे देश में विश्वविद्यालय हैं उसे मान्यता प्रदान करता है और देश के शिक्षा संबंधी नीतियों को जो है कि रेगुलेट करने का है, विश्वविद्यालयों को रेगुलेट करने का है। कॉलेज को रेगुलेट विश्वविद्यालय करते हैं और विश्वविद्यालय को रेगुलेट जो है वो यूजीसी करता है, और यूजीसी शिक्षा मंत्रालय के अधीन में कार्यरत है और शिक्षा मंत्री जो है वो संसद के प्रति उत्तरदायी है। तो मतलब है कि यूजीसी एक बहुत महत्वपूर्ण हमारा जो है कि एक वैधानिक और शैक्षणिक ऑर्गेनाइजेशन है हमारा, और हमारे देश में शिक्षा को बढ़ावा देने में इसकी बहुत ही महती भूमिका रही है। ब्रिटिश काल में शिक्षा का जो विकास हुआ वो बहुत ही धीमी गति से हुआ। सर्वप्रथम 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट में भारतीयों के लिए शिक्षा, साहित्य और विज्ञान के विकास के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान रखा गया था, और समय समय पर फिर शिक्षा में कई कानून हमारे जो है कि पास हुए। अगर मैं उस पर बात करूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। और जब देश स्वतंत्र हुआ तो देश में शिक्षा के विकास के लिए एक यूजीसी जो है कि हमारा बना, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बना, जो शिक्षा के लिए कार्य करता है। और सर जो आजकल जो प्रोटेस्ट चल रहा है इसके ऊपर, जो रूल ऑफ इक्विटी लाया है, जो यूजीसी ने रूल ऑफ इक्विटी लाया है, जिसके ऊपर बेसिस बताया जा रहा है कि अगर कोई भी जनरल एससी, एसटी एंड ओबीसी के ऊपर अगर रैगिंग या एंटी डिस्क्रिमिनेशन कुछ भी एक्ट अगर करता है, जिसकी वजह से अगर एसटी, एसटी एंड ओबीसी को अगर कुछ पीड़ा होती है या उसकी वजह से सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, कुछ भी होता है, या उन्हें कुछ भी एंटी डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, अगर उसके खिलाफ अगर कोई कंप्लेन हो जाता है जनरल के खिलाफ, तो उसकी लाइफ एक तरह से एजुकेशन लाइफ बर्बाद हो सकती है। देखिए, अगर हम कानून को देखें और जब हम उसमें पढ़ें तो उस पैरा में कुछ आता है कि किसके साथ भेदभाव हो सकता है। तो उसमें एससी भी है, एसटी भी है, ओबीसी भी है, विकलांग है और ईडब्ल्यूएस भी है। तो ईडब्ल्यूएस जो है उसमें तो समान वर्ग के लोग ही हैं। तो ये बहुत न्याय संगत नहीं कि ये जो है कि सिर्फ जो है कि ओबीसी, एससी, एसटी के फेवर में लाया गया कानून है, ये साफ जो है कि नहीं कह सकते। लेकिन जहाँ तक यूजीसी का मामला है, विरोध का मामला है, इसमें दो पक्ष हैं। एक पक्ष है इसके समर्थक वर्ग और एक है इसके विरोध के वर्ग। विरोध वाले का कहना है कि ये कानून ओबीसी, एसटी के लिए विशेष करके बना हुआ है, और दिखता भी है, कहीं कहीं ऐसा दिखता भी है। बाकी के आगे के पैरा में आप जब जाते हैं जहाँ पर ईडब्ल्यूएस का मेंशन नहीं है, ओबीसी, एससी, एसटी के किसी भी छात्र का किसी भी रूप में अगर उनका शोषण होता है तो वो डायरेक्ट जो है कि कंप्लेंट कर सकता है 24/7 आवर, और इस पर जांच बैठेगी। तो फिर जनरल आप ऐसा क्यों नहीं कर देते हैं कि कानून में कि जो भी सभी छात्र हैं किसी के साथ भेदभाव हो तो इस पर कार्रवाई होगी। हाँ। तो यहाँ पर एक मुद्दा तो दिखता है कि जनरल कैटेगरी के साथ में जो है कि उतना स्पष्ट नहीं दिखता है। पता नहीं कानून बनाने वाले इतने बड़े स्कॉलर इस देश के विधि निर्माता, नीति निर्माता ऐसी गलतियां कैसे कर गए, समझ में नहीं आता है।
दूसरी तरफ जो समर्थक वर्ग हैं उनको ये मानना है कि समानता आएगी इस कानून के आने से। जो ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग के जो लोग हैं उन्हें जो अधिकार नहीं मिला है, हमेशा इतिहास गवाह रहा है कि ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग कहीं ना कहीं जो है कि दबाया गया है। अगर इसके प्रमाण अगर हम ढूंढते हैं तो हम पूरे इतिहास में हम ढूंढेंगे। लेकिन मैं ये कह देना चाहता हूँ कि जो कुछ भी हम आज ओबीसी, एससी, एसटी या जनरल कास्ट हैं, वो आज हम हैं तो मेरा दोष नहीं ना है, वो तो हमारे माता पिता उस कास्ट के थे तो मैं उसमें जन्म लिया। कोई ब्राह्मण है तो ब्राह्मण उनके माता पिता थे तो ब्राह्मण में जन्म लिया। कोई एससी एसटी था तो वो एससी एसटी में जन्म लिया। इतिहास में एससी एसटी लोगों का शोषण हुआ। अब जो वर्ग ने शोषण किया उसके अतीत के लोगों ने शोषण किया। इसका मतलब ये नहीं है कि वर्तमान पीढ़ी उसके लिए दोषी है। हाँ, इतिहास में कहीं कोई गलतियां रह गई As the ultimate goal is concerned, तो उसे आज वर्तमान I think समय में none of सुधारने us की आवश्यकता है। need have any. हम अतीत का हवाला दे करके हम वर्तमान पीढ़ी के लोगों को हम सजा नहीं दे सकते। हाँ, ये बात है। तो हमें बहुत ही सतर्क होकर के और बारीकी से, पूर्वाग्रह से मुक्त होकर के हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे देश में जो शासक वर्ग हैं, चाहे वो राजनीति है, समाज है, सामाजिक वर्ग हैं, ये जो समुदाय हैं, वो समुदाय क्या सभी इस देश के लोगों को राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक स्वतंत्रता पूर्ण रूप से मिली हुई है? अगर नहीं मिली हुई है तो फिर क्यों नहीं मिली हुई है? जैसे कुछ लोग आरोप लगाते हैं और मीडिया में हम लोग पढ़ते हैं कि भारत की न्याय प्रणाली में अगड़ी जाति के लोगों का बाहुल्य है। ओबीसी, एससी, एसटी बहुत कम है। क्यों? क्या ओबीसी, एससी, एसटी काबिल नहीं? और काबिल नहीं है तो फिर कारण क्या है? उसे ढूंढना है। तो उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण आता है कि उनके पास संसाधन नहीं है। एससी, ओबीसी, एसटी के पास संसाधन नहीं है, वो पिछड़े हैं। आप अगर कहते हैं कि आरक्षण समाप्त कीजिए और जो काबिल है उसे ही जॉब दीजिए, मैं भी इसका समर्थक हूं। लेकिन इस बात को भी देखना पड़ेगा कि जो आप रेस दौड़ लगा रहे हैं, आप ऐसा तो नहीं कि कुछ लोगों को आगे करके आप दौड़ स्टार्ट करवा रहे हैं और पीछे वाले लाइन से बोलते हैं कि उसका सामना करो। तो उसके आर्थिक और सामाजिक स्तर क्या रहा है? अगर उसके आर्थिक और सामाजिक स्तर जब हम इस देश में सबका बराबर कर दें तो आप सबको एक साथ दौड़ाइए। तो इसमें जो है कि सभी लोग जो है जो मेधावी हैं वो सामने आ जाएंगे। तो मेरी बात और तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो आरोप लगते हैं, अभी हमारे विपक्ष के नेता राहुल जी ने बोला कि इस देश को चलाने में जो देश के हमारे सेक्रेटरी हैं वो 90 सेक्रेटरी हैं, उसमें सिर्फ 3 ओबीसी हैं। आखिर क्यों सिर्फ 3 ओबीसी हैं? जितने बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसमें ओबीसी की कितनी कंपनियां हैं? इस कमरे में ओबीसी कितने हैं? आप उठा के आपके दिखा दीजिए, देखिए मजा। जहां मैनेजिंग, जहां निर्णय लेने का पोस्ट है, चाहे बैंक में जीएम हो, चाहे बड़े बड़े अधिकारी का जहां प्रमोशन का पोस्ट होता है वहां हो, उस जगह पर कौन बैठे हुए हैं? इस देश का जो बजट पास होता है उस बजट का भी मूल्यांकन किया जाना चाहिए। उस बजट में ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग के लोगों को कितना लाभ मिलता है? क्या ये भेदभाव नहीं है? इस भेदभाव को भी दूर किया जाना चाहिए। तो भेदभाव, जो गलतियां इतिहास में रह गई हैं,
हमारे जो हैं कि जो 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण जो थे वो ब्रह्म के व्यक्ति थे, ईश्वर के व्यक्ति थे, धर्म उनके हाथ में रहा और धार्मिक नियंत्रण वो किए रहे और उन्हीं के पद चिन्हों पे पूरा समाज चला। जो क्षत्रिय कुल से और वंश से थे वो शासक वर्ग रहे, राजनीति में उनका जो है कि पकड़ रहा, तो धार्मिक और राजनीतिक तौर पर वो प्रभावशाली रहे। परिणाम रहा कि वो आर्थिक तौर पर वो संपन्न रहे। नीचे का जो वर्ग रहा, SC, ST, OBC, पिछड़ा समुदाय, उनके हाथ में राजनीतिक और धार्मिक पावर नहीं रहा और सामाजिक तौर पर तीसरे और चौथे पायदान पे रहा। तो ये सामाजिक तौर पर भी पिछड़े रहे, आर्थिक तौर पर भी पिछड़े रहे और धार्मिक तौर पर ये तो निर्णय ले नहीं सकते थे। परिणाम रहा कि यही परंपराएं जुगों जुगों तक चलता रहा और देश में एक ऐसा वर्ग तैयार हो गया, ऐसे कैटेगरी बन गए जिसमें कुछ लोग बहुत संपन्न, आज भी राजनीति में, प्रशासन में अपने प्रभाव को बहुत पकड़ बनाए हुए हैं। वहीं कुछ दूसरे वर्ग हैं जो प्रभावहीन हैं, पकड़ नहीं बना सके हैं। ये इस देश में भेदभाव है। इसके लिए जो है जो प्राचीन और मध्यकालीन जो गलतियां रही हैं उसे सुधारा जाना चाहिए। और मैं ये भी कहता हूँ, ये भी एक, मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, मैं पूर्वाग्रह से नहीं हूँ। आप उलट करके मैं इस बात का मैं प्रशंसा करता हूँ कि अगड़ी जाति के कुछ लोग हैं जो इस देश के धरोहर रहे हैं। जैसे आप देख लीजिए राजा राम मोहन राय, जिन्होंने सती प्रथा को बंद करने के लिए उन्होंने कदम उठाया। जैसे देख लीजिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिन्होंने विधवा विवाह को जो है कि उन्होंने जो है खत्म करने के लिए किया, विडो मैरिज एक्ट 1856। फिर आगे आप देख लीजिए दयानंद सरस्वती, जिन्होंने छुआछूत का विरोध किया और वेद की ओर लौटो को उन्होंने नारा दिया। आप देख लीजिए विवेकानंद, जिन्होंने जो है कि इस देश को राष्ट्रवाद की चेतना से उन्होंने जो है कि इसे भर दिया। पुनः आप देख लीजिए कि जो OBC वर्ग को आरक्षण दिया, वह आरक्षण किसने दिया? BP सिंह ने दिया, विश्वनाथ प्रताप सिंह ने दिया। तो जो हमारे स्कॉलर रहे हैं इस देश का, उन सारे लोगों ने एक समतामूलक समाज की स्थापना करने का उनका दृष्टिकोण था, संकल्प था और वो लोग इस देश को परिवर्तन किए हैं। निश्चित रूप से जो है कि ये देश उस अगड़ी जाति के महान पुरुषों के प्रति आभार व्यक्त करता है। आज हम अगड़ी जाति के हम विरोधी नहीं हैं, बल्कि समाज में जो एक फर्क है, जो विषमता है, उस विषमता को दूर करने की हमें आवश्यकता है। और मैं समझता हूँ कि सिर्फ भेदभाव सिर्फ UGC कानून तक नहीं है, बल्कि भेदभाव जो है वो पूरे सिस्टम में है। हमें पूरे सिस्टम के विरुद्ध सभी भारत के लोग एक साथ खड़ा होकर के हमें बिगुल फूंक देना चाहिए कि हम इस देश में हम एक समतामूलक समाज स्थापित करेंगे, वर्ग विहीन समाज स्थापित करेंगे, जो धर्म से, अर्थव्यवस्था से और सामाजिक वर्गीकरण से मुक्त होगा। माने कि एक समान रूप से जो है कि हमारा जो है कि देश होगा। सर, और जो जुडिशरी ने अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो भी UGC के जो रूल ऑफ इक्विटी पे जो अभी एब्सटेंड कर दिया है, वहाँ पे थोड़ी रोक लगा दी है, तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि UGC जो अपना जुडिशरी है, जुडिशरी कहीं ना कहीं, जैसे अगर मैं बोलूँगा तो शायद से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जुडिशरी थोड़ा अपना काम में लैग बिहाइंड कर रहा है। नहीं, देखिए, कानून जो बना है वह बहुत स्पष्ट नहीं है और इसी ग्राउंड पर सुप्रीम कोर्ट ने उसे रोक लगाई है। जो भाषा है वो बहुत स्पष्ट नहीं है, उसका दुरुपयोग हो सकता है। कानून में जो होता है बहुत शब्दों का महत्व होता है, उसका दुरुपयोग हो सकता है। इस भय और डर से जो समान वर्ग के लोग जो हैं वो सड़कों पर हैं और जो OBC समाज के जो लोग हैं और पिछड़े समाज के जो लोग हैं वो समानता के लिए लड़ रहे हैं कि नहीं, ये बात सही है, क्योंकि सदियों से OBC वर्ग को जो सताया गया है और उससे कहीं ना कहीं कुछ राहत जो है कि हम लोग को मिल पाएगी। इसलिए जो पिछड़े समुदाय के लोग हैं वो समर्थन पर रोड पर हैं और जो समान वर्ग के जो लोग हैं वो इसके विरोध में जो है कि सड़कों पर हैं। समान वर्ग के लोग इसके विरोध में इसलिए भी है क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे
कुछ कुछ लोग जो SC ST पे रहते हैं वो कहीं ना कहीं मतलब ये रिजर्वेशन है कुछ कुछ आगे बढ़ भी जाते हैं, और कहीं ना कहीं देखा जाए कि जनरल लोगों के ऊपर भी कहीं ना कहीं अत्याचार की वजह से कुछ केसेस मिलते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि सब समानता रखो वरना ये नहीं, काला समानता कानून तो मैं है। तो कहता हूँ कि समानता तो रहनी चाहिए, लेकिन फिर मैं बोला कि जो आपके जो पिछड़े और दबे कुचले समुदाय के लोग हैं, जो उनके जो है कि वो तो गांव देहात में तो 10 साल तक तो नंगा फंगा घूमता रहता है, पोखर में नहाता रहता है, भैंस पे चढ़ता रहता है। तो कहने का मतलब है जो उनके पास संसाधन है वो बहुत सीमित संसाधन है। अगर वैसे वर्गों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा तो वे जो है वो और विकृत हो जाएंगे। आप समझिए कि आप किसी परिवार में 2 बच्चा है और एक बच्चा कुपोषित है, तो उस बच्चे को ज़्यादा पालन पोषण करना होता है, उसे ज़्यादा सुरक्षित करना होता है, उसे विटामिन, दूध और जितना खनिज मिनरल्स है उसे खिलाना पड़ता है, फल फ्रूट खिलाना पड़ता है, ताकि जो बच्चा कुपोषित है वह जो है स्वस्थ हो जाए। तो हमारे समाज में कोई वर्ग जो है वो कुपोषित है। SC ST समुदाय के लोग हैं, कुपोषित हैं, उसे तो बराबरी का दर्जा तो समझा ही नहीं गया, उसे मानो तो समझा ही नहीं गया। मनुस्मृति क्या कहता है कि अगर कोई शूद्र कोई मंत्र सुन ले तो खौलता हुआ पारा कान में डाल देना चाहिए। अगर कोई मंत्र का उच्चारण कर ले पाप की तो संज्ञा उसकी में। जिह्वा काट देनी चाहिए। क्योंकि और अगर कोई किसी उधर भी से शूद्र शूद्र को आ रहा है और मंदिर में प्रवेश करने हवा भी उधर से उनके चल रहा जाप हो को सुनने तक का तो अधिकार नहीं। वो जो है और इस कि वो नीच बालक दूषित ने हो जाएगा। इस नीच कहने बालक का ने तो मतलब है अपनी जिह्वा इस से प्रकार के मंत्रों का अत्याचार जो है उच्चारण ही कि कर हमारे डाला। समाज में रही हैं। ये इसलिए काल्पनिक अब नहीं इस है, गांव ये को यथार्थ है इस समाज का, उसे समझना पड़ेगा और सदियों तक रहा है। और शिक्षा जो है कि एक ब्राह्मण समुदाय का एकाधिकार रहा है शिक्षा पर। जब कोई भी समुदाय शिक्षित होगा, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो, कोई भी शिक्षित होगा तो वह उतना ही विद्वान होगा जितना एक ब्राह्मण हो सकता है। भीमराव अंबेडकर साहब ने इस पैरामीटर को तो उन्होंने तो साबित किया ना कि आप हमें पढ़ने के लिए दीजिए, हम दिखाते हैं। और उन्होंने तो संविधान का तो उन्होंने जो तो मैंने कि एक तरह से ड्राफ्टिंग ही कर दिया। तो अगर वो शिक्षित नहीं होते भीमराव अंबेडकर साहब तो क्या वो कर पाते? क्या नहीं कर पाते। तो हम ये चाहते हैं कि इस देश में आर्थिक समानता हो, शैक्षणिक समानता हो, सामाजिक समानता हो और समतामूलक हमारी समाज स्थापित हो, भेदभाव नहीं हो। ये हमारी मान्यता है। इस प्रकार की मैं समाज की जो है मैं परिकल्पना करता हूँ। धन्यवाद सर। ये मतलब बहुत से लोगों को क्लैरिटी हो चुका हो ये UGC। सर आपका फाइनल कॉल क्या है कि UGC जो अभी है रूल ऑफ इक्विटी ये लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या फिर अगर लागू होना भी चाहिए तो थोड़े चेंजेस थोड़े मॉडिफिकेशन? बिल्कुल संशोधन, जो कुछ वर्ग हमारे देश के कुछ लोग हैं जिन्हें कुछ आपत्तियां हैं, उनकी आपत्तियों को भी समझना चाहिए। ये देश को समझना जरूरी है और उनकी जो गिरभांस हैं उसे दूर किया जाना चाहिए और संशोधन करके ऐसा कानून बने जो सबको स्वीकार्य हो। ये देश हम अपने में हम विरोध नहीं करें। हमें एक मजबूत राष्ट्र बनाना है तो हम सभी लोग जो हैं कि एक हों और हमारे देश की उद्देशिका में बंधुत्व की भावना है। हम उस बंधुत्व की भावना को इस देश में कितने पुरजोर तरीके से हम उसे लागू कर पाते हैं, इस पर हमें जो है कि फोकस करनी चाहिए और ये सारी चीज़ें जो है कि हमको अपनाना चाहिए। ऑफ कोर्स सर। धन्यवाद सर UGC के बारे में इतना बताने के लिए। बहुत से लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि सर क्या कहना चाहते हैं UGC के ऊपर। और जो लोग इसे जो काला कानून कहते हैं, डेफिनेटली थोड़ा बहुत काला कानून है, तो सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा ये है कि थोड़ा मॉडिफिकेशन के साथ लागू होना चाहिए, थोड़ा मॉडिफिकेशन के साथ, ताकि सबको समान दर्जा में समानता मिले। धन्यवाद।